किसान बहुत समझदार है, किसान सब जानता है और हम ये जानते हैं कि किसान सब जानता है। प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि सब जानते हुए कब खड़े होकर संघर्ष में जुटेगा किसान और हम उसका क्या सहयोग कर सकते हैं। जब दिल्ली की सीमाओं पर सबसे पहले पंजाब से किसान पहुंचे थे तो कोई इस बात का अभ्यास नहीं कर सकता था, उस समय अंदाजा नहीं लगा सकता था कि संघर्ष इतना गहरा और इतना लंबा हो। और हमारी बात छोड़िए, हम नहीं अंदाजा लगा पा रहे थे, कुछ और बात थी, लेकिन मोदी जी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि यहाँ इतना लंबा संघर्ष हो जाएगा। और संघर्ष इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया कि सड़कों पर खाइयां खोदनी पड़ी और कीले सड़कों पर लगानी पड़े। कीले 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं लगाई जाती, खाइयां 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं सड़कों पर खोदी जाती है। वो तभी होता है जब सरकारी तंत्र के लोग ये समझ जाते हैं कि ये संघर्ष समाप्त होने वाला नहीं। और सच्ची बात यह है कि हम यहाँ इस बात को उजागर करने आए हैं कि ये संघर्ष समाप्त नहीं होगा और इस संघर्ष का अधिकार है, इस संघर्ष का अधिकार है कि हम अपना पूरा समर्थन, दिलो जान से अपना समर्थन इस संघर्ष को दें। लेकिन और वो गहरी बात जो है उसका संबंध हर क्षेत्र से, हमारे फर्रुखाबाद का क्षेत्र से है, उसका संबंध पूरे राष्ट्र से है, उसका संबंध पूरे समाज से। ये सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, किसान का तो एक विशेष मुद्दा है और हमने इस बात को दोहराया कि किसान के इस विशेष मुद्दे से समाज कैसे जुड़ा हुआ है। किसान पर अगर ये प्रहार होते रहेंगे, किसान की इस तरह से किसान के पेट पर ये चोट लगती रहेगी तो कल हमारे लिए भी खाने के लिए वो अनाज हमको नहीं मिल पाएगा जो अनाज आज हमको मिलता है। और जो गरीब लोगों को भी इस जो सिस्टम बना हुआ है, जो हमारा समर्थन मूल्य का सिस्टम है, उससे हमको वो अनाज उपलब्ध होता है जो सरकार की ओर से फिर हर कोटेदार के यहाँ से आपको कितना भी गरीब कोई क्यों ना हो उसको मिलता है। ये दिखाता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं, एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिली हुई है, एक मशाल दूसरी मशाल को जलाती है, हम किस तरह इससे जुड़े। लेकिन एक और गहरा बुनियादी सवाल उठता है, वो लोकतंत्र का। आज किसान की बात है, किसान और हमारे लिए पौष्टिक आधार हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को मिल सके, इसकी बात है। लेकिन कल कोई और बात हो सकती है, कल किसी बुद्धिजीवी के संबंध में बात हो सकती है, कल हमारे यहाँ जो प्रेस के बंधु बैठे हैं इनकी सुरक्षा की बात हो सकती है। कितने ही हमारे अधिवक्ता हैं जो दिल्ली में निकल आए आंदोलन में, और इसलिए निकल आए कि अधिवक्ताओं की जो सुरक्षा की उस पर प्रश्न चिन्ह सरकार की कार्यशैली में लगा दिया है, कल उनकी बात हो सकती है। और एक साधारण व्यक्ति की जिसके पास कुछ ना हो तो है तो सिर्फ 5 साल में उसके हाथ में एक वोट होता है, उसका मत होता है, और उस मत से वो ये निर्णय लेता है कि अगले 5 वर्ष के लिए हमें कैसी सरकार बनानी है, मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, इन अपेक्षाओं को कौन खरा उतर सकता है। कभी कभी गलती हो जाती है, लोग लुभा देते हैं, लोग कोई रास्ता ऐसा बता देते हैं, लेकिन हमेशा जो भी मतदाता करता है उसको सम्मान से हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है। और लोकतंत्र में जो जीतता है उसको कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। अगर वो सिकंदर है तो 5 साल के लिए मानना पड़ता है। लेकिन उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक और प्रावधान है, और वो प्रावधान ये है कि जो जीतने वाला है वो हर चीज अपनी मंशा से नहीं कर सकता है, उसे हमारे संविधान का भी सम्मान करना होगा। और संविधान में हम सब के अधिकार अलग अलग दिखते हैं, चाहे हम लोग अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे एक भाषा बोलते हो या कोई और भाषा बोलते हो, एक प्रांत के हो या किसी और प्रांत के हो, हम खेत के कृषक मजदूर हो या हम किसान हो,
हम चाहे फैक्ट्री में काम करते हो, श्रमिक हो, या हम किसी अस्पताल में काम करते हो, किसी कार्यालय में काम करते हो, हम सब के अधिकार हमारे संविधान में लिखे हैं। और वो संविधान कहता है कि हम प्राथमिकता देंगे उस व्यवस्था को जिसमें जो चुनाव जीता है उसको अपने मन से करने का अधिकार होगा। आने वाले समय में समस्याएं क्या खड़ी हो सकती हैं? अब देखिए, निजीकरण में समस्याएं ये होती हैं जो निजी क्षेत्र की समस्याएं चलती आ रही हैं। निजी क्षेत्र की कितनी इकाइयां हैं जो आज खसारे में हैं, जो आज एनसीएलटी के सामने एनसीएलटी के सामने बैंकरप्सी के दरखास्तें लेकर आई हैं। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ समस्या होगी निजी क्षेत्र में, नहीं तो इतनी बड़ी कंपनियाँ, बहुत बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो आज एनसीएलटी के सामने हैं और जिनको 180 दिन दिए गए हैं कि उनका या तो कोई समाधान निकाला जाए किसी और को बेचकर, या फिर उनको लिक्विडेशन में डाल दिया जाए। तो ये सब तो निजीकरण क्षेत्र की आ रही हैं, ये सरकारी क्षेत्र का तो नहीं कोई आ रहा है। तो निजी क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या है, इस पर पर्दा डालकर और ये कहना कि हम हर समस्या का समाधान निजीकरण करके ही करेंगे, ये बात तो आमने सामने है। और जहाँ पर ऐसी बड़ी निजी क्षेत्र की इकाई कहीं पर विफल होती है, फेल होती है, तो आप जानते हैं कि उसका कितना बड़ा असर जनता पे होगा। अगर कोई एयरपोर्ट फेल करता है या ट्रेन सर्विस फेल करती है, तो उसका दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा? सबसे पहले तो जनता पर पड़ेगा। तो इसलिए इसको बहुत सोच विचार करने के बाद इस पर कदम उठाने चाहिए। ये बहुत जल्दबाजी में करना जो है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत दुखद बात है। सर, सीएए को लेके एक बार फिर कहा है असम में कि सीएए किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे, तो क्या वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हो गया है? एक बार फिर ध्रुवीकरण का सवाल नहीं है, फिर सीएए क्यों नहीं लागू होना देना? हम सीएए का समर्थन नहीं करते हैं। और विशेषता जो असम के लोग हैं, उनको आपत्ति है सीएए पर। और ये मत समझिएगा कि ध्रुवीकरण का सवाल है, वहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। वहाँ देश में रहने वाले, जो परंपरागत रूप से देश में रहने वाले लोग हैं और जो देश के बाहर से आए हैं। ये नहीं किसी ने कहा कि देश से बाहर आए हैं तो वो जो है वो फला धर्म के हैं। जो भी देश से बाहर आया है और देश के बाहर की भाषा बोलता है, उसके बारे में असम के लोगों को आपत्ति है। और इसलिए असम में सीएए का विरोध हुआ है। और असम में अगर सीएए का विरोध हो रहा है तो उसको आप धार्मिक ध्रुवीकरण से मत जोड़िए, ना आप उसको किसी धर्म से जोड़िए, इसलिए कि उसका कोई संबंध किसी धर्म से नहीं है। बंगाल में भी इसी तरह की बयानबाजी हो रही है। अमित शाह वहाँ जाके कहते हैं कि सीए लागू होगा कोविड के टीकाकरण के बाद। इसमें कॉमन क्या बात हुई? जहाँ वो जाते हैं वहाँ ऐसी होती है बात। तो फिर इसके लिए आप दूसरे से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्हीं से पूछिए। आपने कहा बंगाल वो गए वहाँ ये बात उठी, असम वो गए वहाँ ये बात उठी, तो जहाँ वो जाते हैं वहाँ ये बात उठती है, यहाँ आएंगे तो यहाँ भी उठ जाएगी।